डिपेंडेंट सोर्स के बारे में हमने थ्योरी पढ़ लिया था। अब डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो सर्किट सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। लाइट ऑफ है, मैनेज करेंगे, इतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। लाइट का वेट करते रहूँगा तो पता नहीं क्लास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर जब भी दिखे तो दिमाग में आना चाहिए कि वो डिपेंडेंट है। अब अगर उसके अंदर एरो दिख गया तो समझ जाना कि वो डिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन कि वो वोल्टेज डिपेंडेंट है कि करंट डिपेंडेंट है, उसको देखने के लिए उसकी बाहर में लिखा हुआ वैल्यू देखना पड़ेगा। ये फिलहाल 2 ओम का रजिस्टर है। ये सीधा सीधा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, स्वतंत्र है, ये किसी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसकी वैल्यू है वो 3 ओम का है, रजिस्टर की वैल्यू है वो। यहाँ पर क्या है 4i, इसका ये करंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू दिया है 4i1। मतलब ये i है वो हमेशा करंट को बताता है, मतलब ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। दिखने से पता चल जाए कि ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स की वैल्यू i1 पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये I1 है वो कहाँ का करंट है। तो I1 जो करंट है वो 3 ओम में फ्लो होने वाला करंट है। I1 जो है वो 3 ओम में फ्लो होने वाला करंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये 3 ओम पे फ्लो होने वाला करंट I1 चेंज होगा, वैसे वैसे इस करंट सोर्स की वैल्यू भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो इस ब्रांच में बहने वाली करंट I1 की वैल्यू पर इस करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड करता है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे हम, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे। ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये क्वेश्चन वाला मार्किंग कर दिया है कि इसमें बहने वाली करंट क्या है, I है, I1 है। और 2 ओम पे भी उन्होंने अपने तरफ से मार्किंग किया है कि सपोज इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है। उन्होंने ऐसा मार्किंग करके अपने ओर से दे दिया है। और ये भी मार्किंग कर दिया है कि सपोज इस वाले जंक्शन का इस वाले नोड को उन्होंने दे दिया है ए पॉइंट। ये ए लिखा है वो एम्पियर वाला ए है ना, करंट का यूनिट, और ये ए जो है नोड है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो उन्होंने ये सर्किट ड्रॉ किया और ये भी बता दिया कि इस 4i1 जो करंट सोर्स है उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू को उन्होंने V माना है। तो सर्किट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 4 ब्रांच दिख रहा है। एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है और चौथा ब्रांच ये है। चारों ब्रांच का एक टर्मिनल सभी आपस में ऐसा जुड़ा हुआ दिख रहा है, सभी जुड़ा है। देखो इन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं है, इन दोनों के बीच भी कोई तीसरा नहीं है, इन दोनों के बीच भी कोई तीसरा नहीं है। तो चारों का एक टर्मिनल आपस में ऐसा जुड़ा हुआ है। वैसे ऊपर को देखो, इन चारों का दूसरी टर्मिनल भी आपस में ऐसा जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी एलिमेंट का दोनों सिरा आपस में जुड़ा हो तो हमेशा पैरेलल में कहलाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है बट करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इससे समझ में ये आता है कि जो वोल्टेज इन दोनों के बीच रहेगा वही वोल्टेज इस 2 ओम के अक्रॉस मिलेगा, इनके दोनों सिरों के बीच। वही वोल्टेज हमें इस 3 ओम के रजिस्टर के दोनों सिरों के बीच मिलेगा। वही वोल्टेज मुझे इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स के टर्मिनल के बीच मिलेंगे। तो चारों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मीन्स चारों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सो होगा। वो क्वेश्चन वाला क्या मार्किंग कर दिया है, V मार्किंग कर दिया है। क्लियर हुआ। तो इस V है, ये V वोल्टेज है 4i1 के क्रॉस भी मिलेगा। ये V वोल्टेज है 2 ओम के क्रॉस भी रहेंगे।
ये V वोल्ट है वो 3 ओम के अक्रॉस भी रहेगा और ये V वोल्ट जो है वो 2 एम्पियर के अक्रॉस भी मिलेंगे। तो पैरेलल में होने के कारण हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है वो V वोल्ट रहेगा। क्लियर हुआ? इस सर्किट देख के समझ में आ गया ना कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो चारों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सर्किट में बहने वाली करंट I1 उन्होंने अपने तरफ से मार्किंग किया है कि सपोज 3 ओम पर ये करंट बह रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल डालो। उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 विच इज फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 ओम के रजिस्टर पर। एंड करंट I2 की वैल्यू निकाल डालो बोला क्वेश्चन वाले ने, जो किस पर फ्लो हो रहा है, 2 ओम के रजिस्टर पर। और उन्होंने अपने ओर से करंट के डायरेक्शन को भी मार्किंग कर दिया है कि सपोज दोनों जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सपोज दोनों करंट है वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फ्लोइंग करंट है, तो दोनों करंट की वैल्यू को उन्होंने निकालने के लिए बोला है। अब देखो ये क्या है, आपका 4 ठो ब्रांच दिख रहा है। इस ब्रांच पे सीधा सीधा करंट 2 एम्पियर का दिख रहा है। इस ब्रांच पे क्वेश्चन वाला I1 मान लिया है। इस ब्रांच पे सीधा सीधा 4I1 दिख रहा है। इस ब्रांच पर सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, I2 क्वेश्चन वाला ही दे दिया है। क्वेश्चन वाले ने ही इस A पॉइंट पर क्या नोड मान लिया है। नोड का मतलब जंक्शन, जहाँ पर 2 से अधिक ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस नोड A पर क्या लगाते हैं, KCL लगा देते हैं। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A। नोड A पर हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो नोड A पर KCL लगाएंगे तो किरचॉफ का करंट नियम क्या बोलता है, सर्किट के किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का जो सम होगा वो हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होगा। ठीक है, तो आने वाले करंट का जो सम है वो हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होगा। तो ये इनकमिंग करंट है, ये दिखने से आउटगोइंग दिख रहा है, जंक्शन से दूर, ये चारों आपस में जुड़ा है, मतलब ये कॉमन है। ऐसा मत छोड़ना वायर लंबा कर दिया, जब तक 2 पॉइंट के बीच कोई तीसरा नहीं रहेगा वो पॉइंट सेम ही कहलाएंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई और है क्या, इसमें नहीं है, कुछ वायर बस है। तो वायर कितना भी लंबा रहे उससे कोई मतलब नहीं, जब तक एलिमेंट नहीं जुड़ेंगे तब तक वो सेम पॉइंट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर 2 एम्पियर है वो जंक्शन की ओर आ रहा है ऐसे, एक I1 है वो जंक्शन से दूर जा रहा है, एक 4I1 है वो जंक्शन की ओर आ रहा है, और एक I2 है वो जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जंक्शन पे आने वाले करंट का सम, आने वाला करंट क्या है, एक 2 एम्पियर है वो जंक्शन की ओर आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 4I1 है आ रहा है, 4I1। डिपेंडेंट सोर्स हमें हमेशा कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना ना, डिपेंडेंट वैल्यू को भी लिखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 बस नहीं लिखना है, इस पूरे का वैल्यू 4I1 है। 4I1 इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जाने वाला करंट क्या है, I1 जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है, I जा रहा है, I1 जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है, ये I2 जा रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब अगर आपको लिखना है तो सब वेरिएबल सबको एक तरफ ले जाओ, लिखना है तो किसी को भी वो ले जाओ। चलो I1 I2 को एक तरफ, 4I1 माइनस I1 इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर लाओ, माइनस I2 इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, -2। ठीक है, 4I1 माइनस I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3I1 माइनस क्या हो जाएगा, ये I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया KCL लगाया कि सर्किट के किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का जो सम है हमेशा सर्किट के जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का क्या होगा, इक्वल। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब ये एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन में I1 और I2 अननोन दिख रहे हैं,
अब देखूंगा कि ये I1 और I2 की वैल्यू कैसा भी करके निकल सकता है, क्या करके। तो देखता हूँ कि वो सबसे पहले कहाँ का करंट है, I1 और I2। ठीक है, तो I1 है वो इस 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, और I2 जो है वो इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है। इन दोनों करंट के डायरेक्शन को और इन दोनों करंट को क्वेश्चन वाला ही मेंशन किया है कि यहाँ का करंट I1 है और यहाँ का करंट I2 है। उन्होंने ही मार्किंग करके दिया है, मैंने अपने ओर से कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं अपने ओर से सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो I1 करंट तभी निकलेगा जब यहाँ का वोल्टेज पता रहेगा, क्योंकि I इक्वल टू V/R होता है ओम्स लॉ से। तो R का वैल्यू तो पता है 3 ओम है। मुझे अगर इसके दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज मिल जाए तो इसके दोनों सिरों का वोल्टेज सीधा सीधा दिख रहा है, V वोल्ट। कैसे पता चला? क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज V वोल्ट है और ये पॉइंट और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, मैं शुरू में ही बताया। तो इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू V ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। देखो, इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से और इसकी दूसरी टर्मिनल इसकी दूसरी टर्मिनल से, ये दोनों पैरेलल में है। और यहाँ का वोल्टेज V है, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा? V होगा। सिमिलरली ये और ये इसका एक सिरा आपस में ऐसा जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा ये भी आपस में जुड़ा है, तो ये और ये आपस में पैरेलल में होने के कारण इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी सेम होगा। मतलब इस पर भी वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V ही है। तो यहाँ का वोल्टेज भी V मिल गया, यहाँ का वोल्टेज भी V मिल गया, तो यहाँ का करंट हम निकाल सकते हैं। सो करंट इक्वल टू क्या होगा? करंट I1 जो करंट है I1 है वो कहाँ का? उसका वोल्टेज V, उसमें वोल्टेज की वैल्यू V है। और I1 किस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है? 3 ओम का। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस बराबर करंट। एंड सिमिलरली I2 है, I2 का भी वोल्टेज V है, I2 का भी वोल्टेज V है और उसका रजिस्टेंस क्या है? 2 ओम। तो V/R कहाँ से है? ओम्स लॉ से। I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R। R का वैल्यू 3 ओम, क्योंकि 3 ओम पर I1 फ्लो हो रहा है और I2 है वो 2 ओम पर हो रहा है, तो ये हो गया। अब I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में I1 I2 की वैल्यू रख दो। तो 3 I1 की वैल्यू क्या है? V/3। I1 की वैल्यू V/3 माइनस I2 की वैल्यू है V/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, V माइनस हो जाएगा ये V/2 इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V/2 इक्वल टू -2। ये V में V/2 घटाओगे, एक में आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, तो V/2। तो V/2 में V का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4, और वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? -4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, I1 और I2 की वैल्यू को सिंपली उसमें पुट कर दिया। क्लियर हुआ? तो वोल्टेज की वैल्यू को पुट कर दिया, मतलब I1 I2 की वैल्यू को पुट कर दिया तो V निकल गया। अब जब मुझे V निकल गया तो अगर मैं इसको इन दोनों के इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ, मान ले जाए, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में अगर यहाँ पर V का वैल्यू रख दूँ तो I1 निकल जाएगा, यहाँ पर V का वैल्यू रख दूँ तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से I1 इक्वल टू क्या था? V/3 निकाले थे हम, और V का वैल्यू क्या निकला? -4। तो -4/3, और करंट है तो यूनिट क्या होगा? एम्पियर होंगे। ठीक है, तो I1 की वैल्यू -4/3 एम्पियर हो गया। I2 की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 2 से V/2 निकला है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फार्मूला। तो V का वैल्यू क्या है यहाँ पर? V का वैल्यू
आपका v का वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाई 2, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -2, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका एम्पियर हो जाएंगे। और करंट सोर्स का वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स का, डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू, डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू I1, तो 4, और I1 की वैल्यू क्या है -4/3, सॉल्व करोगे तो -16/3, और करंट है तो यूनिट फिर से क्या हो जाएगा इसका एम्पियर। ठीक है, तो 4I1 की वैल्यू -4/3, सॉल्व करूँगा तो -16/3, और करंट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन डिपेंडेंट करंट सोर्स पर बेसिस पर। ठीक है, तो ये रहा डिपेंडेंट पर एक क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जितना ज़्यादा बनाओगे परफेक्शन आते जाएगा। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। कोई ज़रूरी ये भी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है बट उसको थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो वाला थोड़ा सा बस मॉडिफाई है, वही है रहने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें भी। जब भी डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा मतलब समझ जाना कि वो क्या है। ये 2 एम्पियर का है, ये आपका 3 ओम का है, और ये करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स की वैल्यू को क्या ले लिया है 4V लिया है। 4V इसकी वैल्यू है 4V है, 4 वोल्ट मत बोल देना, ये करंट सोर्स है तो वोल्टेज डिपेंडेंट है। और यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ का वोल्टेज है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V। तो इस V की वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है करंट सोर्स, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, यहाँ के करंट को क्वेश्चन वाला क्या मार्किंग कर दिया है I1, यहाँ के करंट को क्वेश्चन वाला खुद से मार्किंग कर दिया है I2। रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर 6 ओम का है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इस सर्किट के लिए चाहते हो तो उन्होंने ये मार्किंग कर दिया कि सपोज ये वाला पॉइंट है, ये वाला नोड है, वो क्या है A है। उन्होंने अपने तरफ से इतना करके दे दिया है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो अगर वो वोल्टेज डिपेंडेंट है तो ज़रूर उस वोल्टेज की वैल्यू को सर्किट के किसी 2 टर्मिनल के बीच वो बिल्कुल मार्किंग किया ही रहेगा कि यहाँ का वोल्टेज है। अगर वो करंट डिपेंडेंट है तो आपका उस करंट की वैल्यू को, उस डिपेंडेंट करंट की वैल्यू को सर्किट के किसी ना किसी ब्रांच पर वो मेंशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एरो दिखा, मतलब ये करंट सोर्स है। अब उसकी बाहर की वैल्यू को इधर ध्यान दिया तो 4 तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और V क्या है वोल्टेज की वैल्यू, मतलब ये करंट सोर्स तो है बट इस करंट सोर्स की वैल्यू है वो इस V वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, और इस V वोल्टेज की वैल्यू को क्वेश्चन वाले ने मार्किंग कर दिया कि ये इस अपर टर्मिनल A और इस लोअर के बीच का वोल्टेज है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज अगर V चेंज होगा
तो V की वैल्यू चेंज होने से इस करंट सोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस करंट सोर्स की वैल्यू है वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इस कारण इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सर्किट में I1 की वैल्यू निकालो, सर्किट में फ्लो होने वाले I2 की वैल्यू को निकालो, सर्किट के डिपेंडेंट करंट सोर्स 4V करंट की वैल्यू, ये तीनों करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है और ये करंट है, बट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट है। तो इन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब देखो सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि ये 4 ब्रांच है, 1 2 3 4, 4 पाथ दिख रहे हैं। इसका एक टर्मिनल, इसकी एक टर्मिनल से, इसकी एक टर्मिनल से, इसकी एक टर्मिनल, कहने का मतलब है चारों का एक एक निचला टर्मिनल आपस में जुड़ा है। सिमिलरली अगर देखूं तो इसकी ऊपरी टर्मिनल इससे और ये इससे, इसकी अपर टर्मिनल भी चारों आपस में जुड़ा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों ब्रांचेस का अपर टर्मिनल आपस में जुड़ा है और चारों ब्रांचेस का लोअर टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हो। तो जब भी आपका किसी एलिमेंट का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो इसका मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है बट करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पर एक डिफरेंट वैल्यू का करंट फ्लो होगा, यहाँ की करंट का वैल्यू डिफरेंट होंगे, यहाँ भी डिफरेंट करंट फ्लो होगा, यहाँ भी डिफरेंट करंट फ्लो होंगे, बट इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज वही रहेगा, इसके बीच का भी वोल्टेज वही रहेंगे, इसके बीच का वोल्टेज वही रहेगा और इसके बीच का वोल्टेज भी वही। तो वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है बट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है। क्लियर हुआ? तो हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू V होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बाकायदा बता दिया है कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज V है और सभी पैरेलल में है, तो सभी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। कहाँ से आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट से आया कि हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज की वैल्यू सेम होगा। अब इस A पॉइंट पर हम KCL लगा लेते हैं। अप्लाई KCL एट नोड ए पर हम क्या लगा देंगे, KCL। तो KCL क्या बोलता है, सर्किट के किसी जंक्शन पर आने वाले करंट हमेशा सर्किट के जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो आने वाला करंट क्या है, 2 एम्पियर का करंट है, जंक्शन की ओर आ रहा है, एरो देख से पता चल रहा है। अब इसकी एरो डायरेक्शन देखने से पता चल जा रहा है कि I1 है वो दूर जा रहा है। वैसे यहाँ पर 4V एम्पियर का जो करंट है वो जंक्शन की ओर आ रहा है, एरो से पता चल जाए। वैसे I2 जो करंट है वो दूर जा रहा है, तो I1 और I2 है वो आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन है, बट 2 एम्पियर और 4V एम्पियर दोनों क्या है, इनकमिंग टूवर्ड्स दी जंक्शन। तो जंक्शन पे आने वाले करंट का सम हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 4V एम्पियर का करंट एक आ रहा है, और दूर कौन कौन सा जा रहा है, एक I1 जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। चाहते हैं तो ये सारे वेरिएबल वाली चीज़ को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, 4V को उधर ले जाए तो -4V और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कोशिश करते हैं यहाँ से I1 और I2 को हटाने का, क्योंकि V तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट को तो हटा नहीं सकता क्योंकि वो तो किसी अदर वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो उस I1 और I2 को हटाने का कोशिश करूँगा कि उस I1 I2 की वैल्यू मिल सकता है क्या करके। तो I1 I2 की वैल्यू देख लो। I1 है वो 3 ओम पर फ्लो होने वाला करंट है। अगर मुझे 3 ओम पर वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए तो इस I1 का वैल्यू निकल जाएगा ओम्स लॉ से। तो 3 ओम का वोल्टेज है वो V वोल्टेज है, पैरेलल कॉन्सेप्ट से आया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू सेम। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस भी होगा। तो 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या मिल रहा है, V।
वैसे यहाँ पर 6 ओम पर भी वोल्टेज की वैल्यू V होगा, क्योंकि ये दोनों फिर से पैरेलल में है, तो यहाँ का वोल्टेज है वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम सर्किट से सो I1 की वैल्यू क्या होगा? सो I1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू V है, यहाँ का वोल्टेज 3 ओम का वोल्टेज V है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है? 3 है, तो उसमें बहने वाली करें V/R बराबर I, एंड I2 बराबर क्या हो जाएगा? उसकी वोल्टेज वैल्यू V है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है? 6 है, तो V/6, तो I2 मिल जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में I1 I2 रख दो। I1 की वैल्यू V/3, I2 की वैल्यू V/6 माइनस क्या है 4V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मैंने कुछ नहीं किया, उसमें I1 I2 की वैल्यू को पुट कर दिया। तो I1 कहाँ से आया? ओम्स लॉ से, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बराबर उसमें बहने वाली करंट हो जाएगा। तो I1 और I2 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो अगर सॉल्व करोगे तो फिर उससे कर दो रेशनलाइज करके, ये 3 और ये 3 2 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे तो एलसीएम मेथड से, तो 2V बचा, 2 का गुना 2 से, इससे V, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 1 × V डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम निकाल दो। यहाँ से एलसीएम नहीं समझ में आता वो ऐसा निकाल देते हो, तो ये हो जाएगा ये ऐसा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3V/6 माइनस 4V बराबर क्या हो जाएगा 2। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो V/2 मिलेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा ये 4V बराबर क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे V माइनस ये 8V डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो -7V/2 बराबर 2, या फिर V का वैल्यू निकालोगे तो इसका गुना इससे तो 4, इसको डिवाइड करोगे तो -4/7, और वोल्टेज है तो यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, तो -4/7 वोल्ट आएगा। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, सिंपल अपन को कैसे भी करके यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है। अब वोल्टेज की वैल्यू निकल गया, V की वैल्यू निकल गया, अगर V की वैल्यू को 1 इक्वेशन नंबर 2 में रख दूँ, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर रख दूँ तो V की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखूँगा तो I इक्वल टू क्या निकला था V/3। अब V की वैल्यू को रख दो -4/7/3 ऐसा रहेगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो I1 की वैल्यू है वो -4 डिवाइडेड बाई 21, और करंट है तो यूनिट क्या होगा एम्पियर, ऐसा आएंगे। ठीक है, वैसे ही आपका क्या है I2 की वैल्यू क्या निकाले हैं थे अपन इक्वेशन नंबर 2 से, I2 बराबर वहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय वहाँ का रेजिस्टेंस, तो V/6, और V की वैल्यू क्या निकाले -4/7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका ये 42 42, और सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 21, करंट है तो क्या हो गया एम्पियर। ठीक है, तो ये I1 और I2 की वैल्यू निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू -2/21 एम्पियर निकल गया। और अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू निकालना है तो डिपेंडेंट, ये 2 करंट निकल गया, एक I1 का आंसर निकल गया, यहाँ से I2 का वैल्यू निकल गया। और अगर डिपेंडेंट सोर्स का अगर निकालना है
डिपेंडेंट सोर्स का निकालना है, तो डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू क्या है 4v है, तो 4 और v की वैल्यू क्या है -4/7, तो सॉल्व करेंगे तो -16/7 और करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ये हो जाएगा 3 करंट एम्पियर। करंट का वैल्यू निकल गया, ठीक है, और वही उसकी क्या है वोल्टेज भी रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया अपन का डिपेंडेंट सोर्स का I1 I2 का जितना क्वेश्चन बोला था पूरा बन गया। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, डाउट होने पर कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।